बीए प्रथम वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है न्याय। न्याय से आशय व्यक्ति की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों की रक्षा से होता है। साथ ही व्यक्तिगत हित व सामाजिक कल्याण में सामंजस्य, सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार, किसी विशेष कारण के बिना न्यायपूर्ण व्यवहार से किसी को वंचित न किया जाना, ये सब कानून के न्याय के स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। न्याय की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। इसका प्रमुख कारण यह है कि न्याय का संबंध कानून से है और नैतिकता से भी है। न्याय का संबंध अधिकारों से भी है और साथ ही साथ कर्तव्यों से भी है। साथ ही न्याय की परंपरागत धारणा और आधुनिक धारणा में भी भेद है। परंपरागत धारणा में आर्थिक न्याय और आर्थिक समानता के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन आधुनिक धारणा में आर्थिक न्याय के साथ या आर्थिक समानता के महत्व एवं आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। मनु ने न्याय की निष्पक्षता और सत्यता पर अत्यधिक बल दिया है। वे लिखते हैं कि जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित रहता है, उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज तथा सोमदेव आदि सभी के द्वारा राज्य की समस्त व्यवस्था में न्याय को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस प्रसंग में भारतीय राजनीतिक चिंतकों की यह विशेषता रही कि उन्होंने प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिंतक आधुनिक युग में भी नहीं अपना सके। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में समूची न्याय प्रणाली में राज्य को न्याय को राज्य का प्राण मानता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। साथ ही असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी न्याय की अवधारणा का प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ किया जा सकता है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक कानूनी सिद्धांत के अर्थ में नहीं वरन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में किया है। उसने न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के अर्थ में किया है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की स्वाभाविक मांग है। इसी प्रकार अरस्तु ने भी न्याय के दो भेद बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। मेरियम कहते हैं कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसमें सभी को वह दिया जाता है जिसे समाज सामान्य रूप से उचित समझता है। इसी प्रकार डी रफेल के अनुसार न्याय उस स्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है, साथ ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। बेन तथा पीटर्स के अनुसार न्याय का अर्थ न्यायपूर्ण व्यवहार अर्थात जब तक कोई विशेष कारण न हो तब तक सभी के प्रति एक समान व्यवहार किया जाए। न्याय के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जैसे कि कानून के समक्ष समानता या निष्पक्षता का व्यवहार। न्याय में समानता और सबके प्रति निष्पक्षता का भाव होता है। कानून के सामने सभी को समान होने चाहिए, उनके प्रति समानता का व्यवहार होना चाहिए। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में मनमाने ढंग से भेद करना अन्यायपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा या लिंग या धन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता न्याय का एक अन्य प्रमुख लक्षण व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिबंध लगाना अन्यायपूर्ण है। शासक वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ या शक्ति को बनाए रखने के लिए ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। न्याय व्यक्ति के विकास एवं सामाजिक व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उसके गौरव पर बल देता है। न्याय
नए नागरिकों के लिए पारिवारिक स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने और समुदाय निर्माण करने की स्वतंत्रता, धर्म पालन करने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि प्रदान करता है। किंतु न्याय की धारणा में यह निहित है कि इन सभी स्वतंत्रताओं का उपभोग समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस प्रकार न्याय व्यक्ति के विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति सामंजस्य की स्थिति है। नागरिकों के अधिकार पर समाज के हित में युक्ति संगत प्रतिबंध लगाकर ही सबको न्याय दिया जा सकता है। न्याय मनमाने आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, लेकिन उचित व तर्कसंगत आधार पर भेदभाव की भी अनुमति देता है। विशेष परिस्थितियों में न्याय की धारणा इस बात की मांग करती है कि उचित और तर्कसंगत आधार पर भेदभाव अवश्य ही किया जाए। राज्य अपने नागरिकों की सुविधाएं प्रदान करने, कर लगाने के प्रसंग में धनी और गरीब, पिछड़े व उन्नत वर्ग में भेद करता है, तो यह भेदभाव न्याय का ही अंग है। इसी प्रकार यदि समाज का कोई भाग लंबे समय से पीड़ित है, तो न्याय उसके लिए उचित आधार पर विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी अनुमति देता है। साथ ही व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएं। न्याय में यह बात निहित है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत या अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य ही की जानी चाहिए। अनिवार्य आवश्यकताओं का स्तर विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकता है और यह विकास की अवस्था के साथ ही बदलता रहता है। पुराने समय में न्याय की दो अवधारणाएं प्रचलित रहीं, नैतिक और कानूनी। लेकिन आज की स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता ग्रहण कर ली है, जिसमें पहला हम नैतिक न्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक न्याय के रूप में ही अपनाया जाता रहा। इसके अनुसार प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर जीवन व्यतीत करना ही न्याय है। नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है, उनमें सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, वचन का पालन करना, उदारता का परिचय देना। कानूनी न्याय में कानून और न्याय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। न्याय की व्यवस्था राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर होती है। सामान्यतः हम जब न्याय की बात करते हैं तो हमारा आशय न्यायालयों द्वारा कानूनों के आधार पर प्रदान किए गए न्याय से होता है। यह न्याय का औपचारिक कानूनी आयाम है। कानूनी न्याय के अंतर्गत राज्य निर्मित कानूनों द्वारा न्याय, न्यायालयों द्वारा न्याय, कानून न्यायोचित होने चाहिए, कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू होने चाहिए, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, विधि का शासन, बिना अपराध प्रमाणित हुए दंड नहीं, और न्याय सबको प्राप्त हो। इसके पश्चात हम राजनीतिक न्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को समान रूप से प्रभावित कर सकें। यही राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। पर केवल लोकतंत्र की स्थापना से ही राजनीतिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ स्थितियों को भी अपनाना होता है, जैसे कि सार्वलौकिक मताधिकार, गुप्त मतदान, संविधान द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने के लिए सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक पदों पर निर्वाचित होने का अधिकार, सभी व्यक्तियों को विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, इसमें शासन की समालोचना करने का भी अधिकार सम्मिलित है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता, परंतु राजनीतिक न्याय में यह स्वीकार किया जाता है कि समाज के पीड़ित, शोषित, उपेक्षित वर्ग को उनके विकास के लिए राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सेवाओं के क्षेत्र में कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये सुविधाएं कुछ विशेष अवधि के लिए भी हो सकती हैं। इसके पश्चात हम आर्थिक न्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को कानूनी और राजनीतिक न्याय तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब इस बात को लगभग सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना कानूनी और राजनीतिक न्याय का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक न्याय का आशय है कि पूर्ण आर्थिक समानता या सबके लिए समान वेतन जैसी किसी कल्पनात्मक स्थिति से नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि आर्थिक विकास के अवसर सबको समान रूप से प्राप्त होने चाहिए तथा राज्य ऐसे कार्यों हेतु सबको समान सुविधाएं देगा। आर्थिक न्याय की एक मुख्य बात यह भी है कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक समाज के सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक समाज के अन्य व्यक्तियों को विलासिता के साधन प्राप्त नहीं होने चाहिए। आर्थिक न्याय का यह भी अर्थ लिया जाता है कि यथासंभव व्यक्तियों को रोजगार और जीविका के साधन प्राप्त हों। राज्य यदि काम पाने का अधिकार प्रदान कर सके तो बेहतर है, अन्यथा जीवन निर्वाह हेतु भत्ता आदि भी दिया जाना चाहिए। आधुनिक समय में लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य अपने नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बुढ़ापा, बीमारी, अंगभंग या अन्य स्थितियों में जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो उन्हें राजकीय सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही आर्थिक न्याय का अर्थ है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि स्त्रियों की मजबूरी और बालकों की सुकुमार अवस्था को कोई भी अनुचित लाभ न उठा पाए। आर्थिक न्याय में एक बात यह भी सम्मिलित है कि किसी से बेगार नहीं कराई जा सकती, अर्थात व्यक्ति को उसके कार्य का प्राथमिक प्राप्त होना चाहिए। इसके पश्चात हम सामाजिक न्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जबकि सामाजिक व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित हो और आर्थिक क्षेत्र में अधिकतम संभव सीमा तक समानता की स्थिति प्राप्त हो। सामाजिक न्याय का आशय सामाजिक समानता और अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थिति से ही है। इस दृष्टि से सामाजिक न्याय लोकतंत्र के लिए एक अपरिहार्य स्थिति है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु लोकतांत्रिक समाज की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक न्याय की मांग यह है कि व्यक्ति को जन्म, जाति, धर्म आदि के रूप में ओढ़े गए किसी लबादे के आधार पर नहीं, वरन व्यक्ति होने के नाते ही महत्व प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय का एक आवश्यक अंग है। प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें स्वयं काम करते हुए अपना भरण पोषण करने की सामर्थ्य नहीं होती। सामाजिक न्याय की स्थिति के लिए ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना राज्य का कर्तव्य होता है। सामाजिक न्याय की धारणा के अंतर्गत नागरिकों को आर्थिक व सामाजिक समानता के साथ साथ व्यक्तियों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं भी प्राप्त होनी चाहिए।